मैं ऑफिस में काम करती थी। ऑफिस की छुट्टी पर जब भी घर जाती तो मुझे एक भिखारी नजर आता था। उसे देखकर मैं उसकी मदद कर दिया करती थी। कभी अपने पर्स से पैसे निकाल कर देती तो कभी उसे अपना खाना दे देती। एक रात जब मैं घर जा रही थी तभी चार लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, लेकिन उसी भिखारी ने मुझे बचा लिया। मगर अगले ही पल मेरे होश उड़ गए जब उस भिखारी ने खुद मेरे साथ जबरदस्ती। जब भी मैं अपने पिता के कमरे की सफाई करने जाती तो रोजाना ही उस बड़े से संदूक को देखती थी जिस पर मेरे पिता ने बहुत बड़ा ताला लगा रखा था। आज तक मैंने कभी भी वह ताला खुला हुआ नहीं देखा था। मुझे बहुत जिज्ञासा थी यह जानने की कि आखिर इसके अंदर क्या है। एक दिन जब मैं अपने पिता के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मैंने देखा कि वे उसी बड़े से संदूक का ताला खोलकर उसमें से कुछ ढूंढ रहे थे। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरे पिता मुझे देखकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत संदूक को बंद कर दोबारा ताला लगा दिया। उनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट देखकर मुझे अजीब लगा। आखिर ऐसा क्या था जो मेरे आते ही उन्होंने उसे बंद कर दिया। जब मैंने अपने पिता से पूछा तो वे कहने लगे कि इसमें उनका कुछ पुराना जरूरत का सामान है और इसमें कोई खास चीज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर वे इसे ताला लगाकर क्यों रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने आज तक मुझे इसे खोलकर देखने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने 2-3 बार उनसे चाबी मांगी तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। समय के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अगर उसमें कुछ साधारण होता तो वे इसे मुझसे छिपाकर नहीं रखते। जरूर उसमें कुछ ऐसा था जो वे मुझे नहीं दिखाना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या था। एक दिन शायद गलती से मेरे पिता उस संदूक की चाबी अपने कमरे में ही भूल गए। जब मैं उनके कमरे की सफाई करने गई तो मेरी नज़र उस चाबी पर पड़ी। जिज्ञासा तो मुझे पहले से ही थी यह जानने की कि उसके अंदर क्या है, और उस दिन मुझे मौका भी मिल गया था। मेरे पिता घर पर नहीं थे और चाबी भी मेरे पास थी। पहले तो वे हमेशा उस चाबी को अपने साथ रखते थे, लेकिन आज जाने कैसे वह चाबी वहां रह गई थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और अपने मन की तसल्ली के लिए संदूक खोलने लगी। मगर जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस संदूक में तो मेरा नाम सोनम है। मैं 2 कमरों के एक छोटे से मकान में अपने पिता के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पिता गरीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी छोटी से छोटी इच्छा का ख्याल रखा था। वे दिन रात काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हमारा परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे और मेरे पिता के अलावा हमारी दुनिया में कोई और नहीं था। मेरी माँ का मेरे बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके बाद से मेरे पिता ने मुझे माँ और पिता दोनों की तरह प्यार दिया था। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी अपने पिता की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वैसे भी मैं घर में अकेली होती थी तो सारा समय अपनी पढ़ाई में ही लगाती थी। मेरे पिता तो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते थे और शाम को खाना खाने के लिए घर आते थे। उसके बाद वे दोबारा काम पर चले जाते, क्योंकि उनकी ड्यूटी रात में भी होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि वे रात को घर पर होते थे, लेकिन ज़्यादातर समय वे काम में व्यस्त रहते थे। इसीलिए अकेलेपन में मैं अपना पूरा समय पढ़ाई को ही देती थी। कॉलेज तक मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स थे, जिसकी वजह से मुझे आगे स्कॉलरशिप मिल गई थी। इस तरह मेरे पिता का ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ा था और मैंने एक अच्छे संस्थान से अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, घर की स्थिति वही थी जैसे पहले थी। घर में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही मौजूद होती थी और कभी-कभी तो वे भी नहीं होती थी। मेरे पिता भी अकेले क्या-क्या चीज़ें सँभालते। मैं बचपन से ही सोचती थी कि बड़ी होकर अपने पिता का सहारा बनूंगी, और अब मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया था। मेरे पिता तो मेरी शादी करना चाहते थे, मगर मैंने उनसे साफ कह दिया था कि फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी। पहले मैं नौकरी करूंगी, अपने पिता के लिए कुछ करूंगी, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी।
उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी थी और इस बार भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने मुझे कुछ समय दिया ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे बहुत जल्दी एक बड़े और अच्छे ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब मैंने अपने पिता को यह बात बताई, तो वे भी बहुत खुश हुए थे और अगले ही दिन से मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। मेरी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। हर महीने मैं अपनी पूरी तनख्वाह लाकर अपने पिता के हवाले कर देती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। जब मेरी माँ बीमार थी, तो उनके इलाज पर काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। हमारी सारी जमा पूंजी वही लग गई थी। पहले हमारे घर के हालात इतने खराब नहीं थे। मेरे पिता की अपनी दुकान थी और वह बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन जब मेरी माँ बीमार हो गई, तो मेरे पिता ने वह दुकान बेचकर सारा पैसा उनके इलाज में लगा दिया। फिर भी पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने अपने दोस्तों और करीबी लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज इतना ज़्यादा हो गया था कि पिछले 15-20 सालों से वे उसे चुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक भी इस कर्ज को चुका नहीं पाए थे। यही वजह थी कि हम लोग गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे और हमने कोई तरक्की नहीं की थी। अभी मेरी जो भी तनख्वाह आती थी, मैं अपने पिता को दे देती थी, ताकि धीरे-धीरे हमारा कर्ज उतर सके। और जब सारा कर्ज उतर जाएगा, तभी मैं शादी करूँगी, यह मैंने सोच लिया था। आए दिन कोई न कोई हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देता और मेरे पिता से पैसे मांगता। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से मैंने नौकरी करने का फैसला किया था। उस दिन के बाद से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 2 महीने हो गए थे। 2 महीने के बाद ऐसा होने लगा कि जब भी मैं अपने ऑफिस से निकलकर घर जाने लगती, तो मुझे रास्ते में एक भिखारी नजर आता। मैं हमेशा से ही बहुत नरम दिल की थी, सबके बारे में अच्छा सोचती थी। इसलिए उस भिखारी को देखकर मुझे दुख होता और मैं उसकी मदद कर देती। मैं रोजाना ही उसकी मदद करती थी, जबकि वह हैरानी से मुझे देखता था, क्योंकि मैंने खुद एक मुश्किल वक्त गुजारा था, इसलिए मैं दूसरों की परेशानी को समझ सकती थी। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। मैं रोजाना ही उस भिखारी की मदद कर देती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ऑफिस में काम करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई। जब मैं ऑफिस से बाहर निकली, तो अंधेरा हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी घर जाने लगी। तभी रास्ते में 4 लड़कों ने मुझे घेर लिया। पहले तो वे दूर से ही अजीब अजीब बातें कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ, तो उन लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती करने लगे। इससे पहले कि वे लोग मुझे नुकसान पहुंचा पाते, किसी ने उन्हें बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। जब मैंने पलटकर देखा, तो वही भिखारी, जिसकी मैं रोज मदद किया करती थी, उन 4 लड़कों को जोर जोर से पीट रहा था। जब वे लड़के डरकर वहां से भाग गए, तो मैं हैरान रह गई कि इस भिखारी ने मुझे उन 4 आवारा लड़कों से बचाया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि जब अगले ही पल मेरे होश उड़ गए, जब उस भिखारी ने खुद मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचकर मुझे अपने करीब कर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। किसी अजनबी व्यक्ति का इतने करीब आना मैं पहली बार महसूस कर रही थी। मुझे उस भिखारी की नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ गलत करता, मैंने उसके हाथ पर अपने नाखून गड़ा दिए। जब उसकी पकड़ मेरे हाथ पर थोड़ी कमजोर हुई, तो मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और उसे धक्का देकर वहां से भागना शुरू कर दिया। बिना किसी चीज की परवाह किए बस भागती जा रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। मैं जिसे एक अच्छा इंसान समझ रही थी, वह मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वह भी अच्छा इंसान नहीं था। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी तरह बड़ी मुश्किलों से मैं घर पहुंची थी। उस दिन के बाद से मेरे दिल में डर बैठ गया था। घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। इसलिए मैंने
अपने दफ्तर से 2-3 दिन की छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने लगी। लेकिन आखिर मैं कब तक इस तरह घर में बंद होकर बैठ सकती थी? मुझे अपने काम पर तो जाना ही था। मेरे पिता जब मुझसे पूछते तो मैं उनसे झूठ बोल देती कि मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है ताकि घर को थोड़ा समय दे सकूं। उन्हें दिखाने के लिए मैं घर की साफ सफाई करने लगी ताकि उन्हें भी यही लगे कि मैंने घर की वजह से छुट्टी ली है। लेकिन यही सोच सोचकर परेशान थी कि यह सब कब तक चलेगा। मैं अपने पिता को यह सब कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि वे अलग से परेशान हो जाते। पहले ही घर की कई परेशानियां थी, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रही। 2 दिन तक घर में रहकर मैंने पूरा घर साफ कर दिया था। लेकिन जब मैं अपने पिता के कमरे की सफाई करने लगी तो उन्होंने मुझे रोक दिया। वे हमेशा से ऐसा ही करते थे। मैं उनके कमरे में बहुत कम जाती थी, सिर्फ सुबह के वक्त ही, जब वे वहां मौजूद होते थे। मैं जल्दी से उनके कमरे की सफाई करके बाहर आ जाती थी। उनकी गैर मौजूदगी में मैं कभी भी उनके कमरे में नहीं गई थी और ना ही उन्होंने मुझे कभी जाने दिया था। मैं बचपन से देखती आ रही थी कि मेरे पिता के कमरे में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें थी। उसके साथ एक बहुत बड़ा सा संदूक भी था जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ था कि उस संदूक के अंदर क्या चीज़ थी। मैंने कभी उस ताले को खुला हुआ नहीं देखा था। एक दिन मैं अपने पिता को चाय देने के लिए गई थी। जब मैंने देखा कि वे उस संदूक को खोलकर उसमें से कुछ तलाश कर रहे थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कमरे में मौजूद हूँ, उन्होंने तुरंत संदूक को बंद कर दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा किया और कहा कि इस तरह बिना इजाज़त किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत हैरानी हुई थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। और वैसे भी यह किसी गैर का कमरा तो नहीं था, मेरे पिता का ही कमरा था। फिर वे ऐसा क्यों कह रहे थे? उनके चेहरे की घबराहट मुझे किसी उलझन में डाल रही थी। उस दिन से मुझे इस बात की जिज्ञासा होने लगी कि उस संदूक में आखिर क्या था। जब मैंने बातों बातों में उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि उसमें उनकी ज़रूरत का सामान है। उस दिन के बाद मैंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने उनसे उनके कमरे की गहरी सफाई करने के लिए कहा, तब भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके कमरे को सफाई की ज़रूरत नहीं है, वह पहले से ही बहुत साफ सुथरा है और मुझे भी अपने ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस से भी 2-3 बार फ़ोन आ चुका था। मैंने भी सारी बातें एक तरफ रखकर दोबारा से अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मैं जब भी घर से निकलती थी तो अपना चेहरा छुपा कर जाती थी ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचने की कोशिश करती थी, लेकिन रास्ते में कई बार मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मगर जब मैं पीछे पलट कर देखती तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे मेरा डर थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन हर वक्त ऐसा लगता था कि रास्ते में कोई मुझे देख रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। अब तो घर में भी मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे दो आंखें लगातार मुझे देख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे यही लग रहा था कि उस घटना के बाद शायद मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर सवार कर लिया है, इसलिए मुझे हर जगह ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। कुछ महीने इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन जब मैं थकी हारी अपने ऑफिस से घर आई तो देखा कि मेरे पिताजी पहले से ही घर में मौजूद है। उन्हें देखकर मैं काफी हैरान हुई थी क्योंकि वे तो घर पर बहुत कम ही नजर आते थे। अपने काम की वजह से वे ज्यादातर समय बाहर ही रहते थे। आज वे जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे।
मुझे देखते ही वे फौरन मेरी तरफ आए और मिठाई का डब्बा मेरी ओर बढ़ाया। पहले तो मैंने हैरानी से उस डिब्बे को देखा और फिर अपने पिता को देखने लगी कि यह सब किस लिए है। उन्होंने मुझे बताया कि आज वे बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो भी एक बहुत बड़े घर से है, और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि शादी की तारीख भी तय हो चुकी है और इसी महीने के अंत में मेरी शादी होगी। अब मुझे बाकी सारे काम छोड़कर अपनी शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। उन्होंने मेरा रिश्ता किसके साथ तय किया था, यह मुझे नहीं पता था। पहले तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर थोड़ा सोचने पर मुझे भी तसल्ली हुई कि शायद इन सब चीज़ों का यही हल है कि मेरी शादी हो जाए। शायद शादी के बाद मैं अपने नए घर चली जाऊंगी और यह जो डर मेरे अंदर बैठ गया है वह भी खत्म हो जाएगा। मुझे अपने पिता की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी। मैं जानती थी कि उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचकर ही यह फैसला किया होगा। इसलिए मैंने उनके फैसले पर कोई ऐतराज नहीं किया और चुपचाप हाँ कह दिया। मेरे पिताजी जानते थे कि मैं कभी भी उनके फैसले पर आपत्ति नहीं करूंगी, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछे बिना ही रिश्ता पक्का कर दिया था और शादी की तारीख भी तय कर दी थी। मैंने अपना ऑफिस छोड़ दिया था और अब मैं घर पर ही रहती थी। मोहल्ले की एक दो महिलाएं थी जिन्हें मेरे पिता ने मेरी शादी की तैयारियों में मदद के लिए बुला लिया था। मैं जानती थी कि मेरे पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने उनसे कोई फरमाइश नहीं की थी। लेकिन मेरे कहे बिना ही वे रोज़ाना मुझे काफ़ी पैसे दे देते और कहते कि मैं बाजार जाकर अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लूं। मैं हैरान थी कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि जो तनख्वाह मैं उन्हें लाकर देती थी, उन्होंने उसे कभी भी अपने ऊपर या घर पर खर्च नहीं किया था, बल्कि वे उन पैसों को बचा रहे थे ताकि वक्त आने पर मेरे काम आ सके। जबकि मैं तो उन्हें ये पैसे कर्ज चुकाने के लिए देती थी, लेकिन उन्होंने इन्हें मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बचा कर रखा था। उस दिन मुझे सच में इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितनी खुशकिस्मत लड़की हूँ। अगर मुझे कोई और रिश्ता नहीं मिला था, तो जो रिश्ता मिला था वह इतना प्यार से भरा हुआ था कि उसके अलावा मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं थी। उस दिन मेरे पिता के प्रति मेरे दिल में और भी ज्यादा प्यार उमड़ आया था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैं उदास होती जा रही थी। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी का समय बिताया था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मैं ये सोच सोचकर परेशान हो जाती कि उनका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन यह शादी भी तो मैं उनकी खुशी के लिए ही कर रही थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे हर हफ्ते मुझसे मिलने आया करेंगे, और वैसे भी मैं शादी करके बहुत दूर नहीं जा रही थी, इसी शहर में ही रहने वाली थी। जब भी मेरा मन करेगा मैं उनसे मिलने आ सकती थी। यही सोचकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी। शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मैं अपनी पड़ोसन के साथ अपनी शादी का ड्रेस लेने के लिए बाजार गई थी। वहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पसंद आया था। जब मैं उसे पहनकर देखने के लिए दुकान के अंदर बने छोटे से कमरे में गई, तो वह किसी और को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वही व्यक्ति था जिससे मैं अब तक छुपती आ रही थी। वह भिखारी जिसकी मैं मदद किया करती थी, अब यहाँ तक पहुँच गया था। वह मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था और कह रहा था, उस दिन तो तू बच गई थी, लेकिन आज बचकर नहीं जा सकेगी। उसकी बात सुनकर मैं डर गई थी। इससे पहले कि मैं वहां से भागती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दीवार के साथ धक्का देकर लगा दिया। फिर मेरे बहुत करीब आकर उसने एक अजीब बात कही, तुम यहाँ से जाते ही इस शादी से इनकार कर दोगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो तू खुद अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगी। इसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसकी बात सुन के मुझे गुस्सा आया था। तभी मैंने हिम्मत करके उसे जवाब दिया था, तू होता कौन है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाला? मैं जहाँ चाहूँ जाऊंगी और जिससे चाहूँ शादी करूंगी। मैं तुम्हारे किसी भी हुक्म को मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैंने तो हिम्मत करके
यह बात कह दिया था, लेकिन सामने वाले का रवैया और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। उसने और करीब आकर मुझसे कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और इस बात को भूलने की गलती भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और साफ शब्दों में कह दिया, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं कभी तुम्हारी बन सकती हूँ। जितना हो सके मुझसे दूर रहे। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और मैं किसी भी कीमत पर इस शादी से इनकार नहीं करूंगी। यह शादी मैं अपने पिता की खुशी के लिए कर रही हूँ और उन्होंने मेरे लिए जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझकर किया है। मेरी इस बात ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। फिर उसने मुझसे एक अजीब बात कही थी। उसने मुझसे कहा, जिन रिश्तों को तुम अपना समझ रही हो वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हारे पिता ने तुमसे बहुत सारे राज छिपाए हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे तुम अब तक अनजान हो, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत से गहरे राजों में यह राज भी छुपा है कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है। तुम तो यह भी नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली संबंध कहाँ से है और हकीकत क्या है। क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह किससे करवाने वाले हैं? उसकी सारी बातें मेरे दिल पर किसी भारी चीज की तरह लग रही थी। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। फिर उसने मुझसे कहा, सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करो कि आखिर तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन। उसके बाद पूरी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से राज छुपे हैं जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं हो, लेकिन बहुत जल्द मैं उन सारे राजों से पर्दा हटा दूंगा और तब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि मैं बार बार तुम्हारे रास्ते में क्यों आता हूँ और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है। इतना कहकर वह वहां से चला गया और मैं बस हैरानी से देखती रह गई कि वह जाते जाते क्या कहकर गया है। मैं सच में नहीं जानती थी कि मेरे पिता ने मेरी शादी किससे तय की थी। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन से राजों की बात कर रहा था। उसने ऐसा क्यों कहा कि जो लोग मुझे अपने नजर आते हैं वे असल में मेरे अपने नहीं हैं। उसकी बातों ने मुझे बुरी तरह से उलझा दिया था। इसी उलझन में मैं बिना शादी का ड्रेस खरीदे ही घर वापस आ गई थी, लेकिन मैंने अभी भी शादी से इनकार नहीं किया था। मैं जितना सारी बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। इन 2-3 मुलाकातों में उसने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी जो वह मेरे बारे में जानता था, जबकि मैं हैरान और परेशान थी कि वह ये सब मेरे बारे में कैसे जानता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मुझे अपने पिता को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन उनकी परेशानी का सोचते हुए मैं चुप रही। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। यही सोचा था कि जब तक शादी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जरूर वह लड़का झूठ बोल रहा होगा और अपनी तरफ से कहानियां बना रहा होगा। उसने किसी से मेरे बारे में पूछ लिया होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी जिसे मैं इतना सोच रही हूँ। ऐसे बहुत सारे आवारा लोग होते हैं जो सुंदर लड़कियों को देखकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे उसकी बातों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। 2 दिन इसी तरह से गुजरे थे। मुझे एक डर भी था कि जाने अब वह क्या करेगा। उसने जो धमकी दी थी, कहीं सचमुच वह मेरी शादी में कोई हंगामा न कर दे। लेकिन मैंने भी यह सोच लिया था कि मैं यही कहूंगी कि मैं उसे नहीं जानती। मैं घर के कामों में व्यस्त थी। जब एक दिन मेरे पिता जल्दी में अपने कमरे से निकले थे और फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। बात करते करते वह घर से बाहर चले गए। मैंने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और यही सोचा कि उनके कमरे की सफाई कर देती हूँ। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि सामने वही संदूक पड़ा है जो हमेशा मुझे जिज्ञासा में डाल देता था। और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि आज उसकी चाबियां भी यहीं पर मौजूद थी। शायद मेरे पिता गलती से चाबी साथ लेकर जाना भूल गए थे। आज मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं यह भी जान लूं कि इसके अंदर क्या था। मैंने वह चाबी उठाई और जैसे ही मैंने संदूक खोला, उसके अंदर जो कुछ भी था उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें थी जो शायद
मेरे बचपन की थी। मेरे साथ एक औरत और एक आदमी थे, जिन्हें मैं नहीं जानती थी। वह आदमी मेरा पिता तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारी मेरे बचपन की यादें थी, जो अब तक मेरे पिता ने मुझसे छिपा कर रखी थी। लेकिन क्यों? जबकि मेरे पिता के साथ तो मेरी एक भी तस्वीर नहीं थी, और तस्वीरों में नए-नए चेहरे थे, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तो उन्होंने आज तक मुझसे यह सब क्यों छुपा कर रखा था? मुझे उस फ़कीर की बात याद आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वाक़ई में मेरे पिता मुझसे कुछ छिपा रहे थे? लेकिन वह ऐसा क्यों करेंगे? इन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अपने हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं अकेली क्यों थी? ये सब लोग कहाँ थे? बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में। मैं अपनी सोचों में उलझी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फिर से वह सब कुछ संदूक में रखकर उसे ताला लगा दिया और अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आई। जब मेरे पिता चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गए, तो रात को उन्होंने मुझे अच्छा खाना बनाने को कहा और ये कहा कि घर में कोई खास मेहमान आ रहा है। उनका कोई पुराना दोस्त उनसे मिलने आ रहा है। मैंने उनके कहे अनुसार सब कुछ अच्छे तरीके से बनाकर तैयार कर दिया, और फिर जब मेरे पिता का दोस्त घर आया, तो उस आदमी को देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह देखने में काफ़ी अजीब और डरावना किस्म का आदमी लगता था, और मुझे भी अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरे पिता उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गए थे। मैं रसोई में चाय बनाने के लिए आई थी। जब चाय बनाकर मैं उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंची, तो अंदर से ही आ रही आवाज़ों ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। मेरे पिता उस आदमी से और पैसे मांग रहे थे और कह रहे थे कि जो कीमत वह दे रहा है, वह बहुत कम है। दोनों के बीच ज़्यादा पैसे की डील हो रही थी। मेरे पिताजी उस आदमी से कह रहे थे, कितने पैसों में तो कोई इस्तेमाल हुई चीज़ भी नहीं देता, और जो पैसे तुम दे रहे हो, मैं उसके बदले में तुम्हें एक खूबसूरत और कुंवारी लड़की दे रहा हूँ। मैं अपने पिता की ये बात सुनकर अपनी जगह पर सुन्न हो चुकी थी। मेरे पिता का कहना था कि उन्होंने इतने सालों में मेरे ऊपर जो खर्च किया है, वह जितनी कीमत वह दे रहे हैं, उसमें तो उनका खर्च भी पूरा नहीं हो रहा। उन्हें उतने ही पैसे चाहिए थे जितने की डील हुई थी। अगर वह 1 रुपया भी कम देंगे, तो वह मेरा सौदा किसी और के साथ कर देंगे। ये शब्द सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मेरे अपने पिता उस आदमी के साथ मेरा सौदा कर रहे थे। इसके साथ ही मेरे पिता ने उस आदमी से कहा कि अभी जो बाहर लड़की है, उसे ही उन्होंने बेचने के लिए तैयार किया है। वह कितनी खूबसूरत है, इसका अंदाज़ा तो उसे हो ही गया है। उस आदमी ने भी बिना कोई सवाल किए इतने पैसे मेरे पिता के सामने रख दिए और कहा कि कल वह आकर अपनी अमानत ले जाएगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया था, और मैं अभी तक सदमे की हालत में सोच रही थी कि यह सब क्या हो रहा था। वह फ़कीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन वह ये सब कैसे जानता था? उस आदमी के जाते ही मैंने अपने पिता के कमरे में जाकर उनसे पूछा कि यह सब क्या था जो वे कर रहे थे? क्या उन्होंने मेरा सौदा उस आदमी के साथ किया था? मैं उनकी बेटी हूँ, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मेरे बचपन की सारी यादें उन्होंने मुझसे छिपा कर क्यों रखी थी? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो वे मुझसे छिपा रहे हैं, और अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, यह कहकर कि कल ही यह दरवाज़ा खुलेगा जब वह आदमी मुझे लेने के लिए आएगा। मैं बहुत डर गई थी और दिल में यह दुआ कर रही थी कि वह फ़कीर कहीं से आ जाए और मुझे यहाँ से बचा ले जाए। अगर मैंने पहले उसकी बात मानी होती, तो शायद मैं बच जाती, लेकिन मैंने उसे गलत समझा था और अपने पिता पर विश्वास किया था। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती, तो वही करती जो मैंने किया था। तभी अचानक ही मेरे कमरे की खिड़की खुली और एक युवा, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था, वो मेरे कमरे में आया। तो उसकी आंखें बिल्कुल उस फ़कीर जैसी थी, लेकिन हुलिया फ़कीरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वह तो कोई बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। यह कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? जब उस लड़के ने कहा
कि मैं तुरंत उसके साथ चलूं। बाकी की कहानी वह मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बाद बताएगा। उस वक्त मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। मेरे पिता सुबह की बजाय उसी समय मुझे उस आदमी के हवाले करने वाले थे। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसके साथ अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। वह मुझे अपने साथ एक बड़े से घर में ले आया था। वहां आकर उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई थी। यह वही लड़का था जो फकीर बनकर मेरे ऑफिस के बाहर बैठा रहता था। असल में वह जानबूझकर फकीर के रूप में वहां बैठता था ताकि मेरे बारे में जान सके और मुझ पर नजर रख सके, ताकि कोई भी मुझे परेशान ना करे। मेरा और उसका रिश्ता बहुत गहरा था। बचपन में ही मेरी उससे सगाई हो गई थी, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरा संबंध एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से था, और जिस व्यक्ति को मैं सारी जिंदगी अपना पिता समझती रही, असल में वह मेरा पिता नहीं बल्कि मेरा अपराधी था। मेरा नकली पिता बड़ी हवेली में काम करता था। हवेली में काम करते करते मेरे नकली पिता को वहाँ की सबसे छोटी बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन क्योंकि वह वहाँ के नौकर थे, इसलिए जब यह बात सबको पता चली तो हवेली वालों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और अपनी बेटी की शादी अपने ही परिवार के एक लड़के से कर दी। उसी समय उस आदमी यानी मेरे नकली पिता ने सोच लिया था कि वह हवेली वालों से और उस लड़की से बदला लेगा, जबकि इसमें उस लड़की यानी मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। फिर जब शादी के कुछ सालों बाद उस लड़की को यानी मेरी माँ को मैं पैदा हुई थी, मुझसे सब बहुत प्यार करते थे। हवेली वालों की मुझ में जान बसती थी। मैं हवेली की शान थी, मगर कुछ समय बाद ही हवेली वालों की खुशियों को नजर लग गई थी। उस आदमी ने, जो खुद की मेरा पिता कहता था, उसने मुझे उठा लिया था और किसी दूसरे शहर ले गया था, ताकि मेरे परिवार वाले सारी जिंदगी मेरे लिए तड़पते रहें। जिस व्यक्ति को मैं अपना पिता समझती रही, वह दरअसल मुझे मेरे अपनों से छीनकर ले आया था, सिर्फ मेरी माँ और मेरे परिवार से बदला लेने के लिए। मेरे परिवार वालों ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वे मुझे ढूंढ नहीं पाए थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे छिपा कर रखा था। मैं जो सारी जिंदगी यह समझती रही कि मेरी माँ मर चुकी है, वह सब झूठ था। उस व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोला था कि उसके सिर पर जो कर्ज है वह मेरी माँ के इलाज के कारण है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह आदमी जुआ खेलता था और हार जाता था, जिससे उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसने मुझसे यह सब छिपाया था और मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला था, लेकिन यह सब उसने एक मकसद के तहत किया था, ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो वह मेरी कीमत लगाए और मुझसे पैसे कमाए। इसलिए उसने अपने एक जानने वाले अमीर आदमी के साथ मेरा सौदा किया था और मेरी शादी कराकर मुझे उसके हवाले करना चाहता था। लेकिन वह शख्स जो अब मेरे सामने था और जिससे मेरा बचपन से ही नाता जुड़ा था, उसने आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मुझे ढूंढ निकाला था। इसीलिए वह कहता था कि सबसे ज्यादा हक मुझ पर उसी का है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस व्यक्ति को मैंने अपना पिता माना था, वह इतना गिरा हुआ इंसान होगा कि सिर्फ एक बदले की खातिर एक बच्ची को उसकी माँ से, उसके परिवार और उसके सभी रिश्तों से दूर कर दिया था। मेरे मंगेतर ने मुझे सारे सबूत दिखाए थे, जिससे साफ साबित हो गया था कि उस आदमी ने सबको धोखा दिया था और अब उसे उसके अंजाम से कोई बचा नहीं सकता था। मेरे मंगेतर ने उसे कानून के हवाले कर दिया था और अदालत में पेश किए गए सभी सबूतों के आधार पर उसे उसके गुनाहों की सजा सुनाई गई थी। वह अब जेल में था और उसकी साजिशों का अंत हो चुका था। अब मैं आजाद थी, उस डर, उस धोखे और उस झूठी दुनिया से जिसमें मैं बरसों से जी रही थी। मेरा मंगेतर अजीत मुझे लेकर वापस मेरे असली घर आया था, उस घर में जहाँ मेरा असली परिवार रहता था, जहाँ मेरी माँ थी, जिनसे मैं इतने वर्षों से अनजान थे। जब मैं उस घर में पहुंची तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। यह वह जगह थी जहाँ से मुझे बरसों पहले छीन लिया गया था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब हकीकत है या कोई सपना। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे
चेहरे पर बेइंतहा मोहब्बत और एक अजीब सी बेचैनी। वह बस मुझे देखती ही रह गई, जैसे यकीन ही ना हो कि मैं उनके सामने खड़ी हूँ। और फिर अगले ही पल उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। वह रोते हुए बार बार यही कह रही थी। मैं भी फूट फूट कर रो रही थी। इतने सालों का दर्द, तड़प और बिछड़ने की तकलीफ अब आंखों से बह रही थी। घर के बाकी लोग भी मुझे देखकर दंग रह गए थे। मेरी माँ के साथ साथ मेरे भाई बहन, रिश्तेदार सब मुझे अपने गले लगा रहे थे। मेरा हाल पूछ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैंने कितने साल अकेले अपनों से दूर बिता दिए। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं उस झूठी दुनिया से निकलकर अपनी असली परिवार के पास आ चुकी थी। मुझे मेरी पहचान मिल चुकी थी। मुझे मेरे वो रिश्ते वापस मिल गए थे जो बरसों पहले मुझसे छीन लिए गए थे। और इस सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अजीत को जाता था। अजीत ने कभी हार नहीं मानी, हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार मुझे ढूंढ निकाला। ना सिर्फ उन्होंने मुझे ढूंढा, बल्कि उस आदमी की साजिशों से भी बचाया जो मुझे एक सौदे की तरह बेचना चाहता था। अब मेरे सामने एक नई जिंदगी थी, एक नई शुरुआत, अपनों के साथ। मैं अपने परिवार के साथ, अपने होने वाले पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। यह सब कुछ मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अब आज़ाद थी, खुश थी और अपने प्यार और अपने अपनों के साथ थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।